Hello everyone, this is Shaurya Agarwal. Welcome to Commerce Walon Ki Zone. So today we are going with a chapter issue of shares which we had left previously. So let us see what we will cover today. Entries regarding share issue expenses, entries regarding issue of shares to promoters, underwriters, vendors, and the treatment of calls in area. We are not going with the treatment of calls in advance because you will not digest the treatment for calls in advance and calls in area together. So let us see what we are firstly going with. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली बात, शेयर इश्यू एक्सपेंस होते क्या है. जो भी आप किसी ने कंपनी खोली और फिर शेयर इशू किए तो उसमें शेयर इशू करने पे जितना एक्सपेंस होगा वो हमारा शेयर इशू एक्सपेंस कहलाता है. मान लीजिए किसी कभी स्टैम्प ड्यूटी पेड की या हमने जो कैपिटल ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड करवाई तो उसमें ड्यूटी पे की, जितने भी टैक्स या जितने भी खर्चे होते हैं इशू करने पे शेयर को, वो हमारा शेयर इशू एक्सपेंस कहलाता है. चलिए शेयर इशू एक्सपेंस हो गया. शेयर इशू एक्सपेंस का ट्रीटमेंट कैसे होता है अब ये भी हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले एंट्री होती है हमारी, जब बुक्स में दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो सबसे पहले दिखाते हैं शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सबसे पहली एंट्री हमारी ये होती है. इसमें जितने भी अमाउंट के एक्सपेंस हुए होंगे, मान लीजिए एक्स है तो एक्स हम लिख देंगे यहाँ पे. अब एंट्री बैलेंस हो गई. फिर अब मेन आती है सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री हमारी राइट ऑफ करने की होती है. ये पहली हमारी इनकर्ड की होती है बुक्स में दिखाने की. तो इसकी नरेशन शेयर इशू एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है, इसकी नरेशन ये हो जाएगी. अब ये देखते हैं सेकेंड एंट्री. सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट होती है उसको राइट ऑफ करने की. तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट. हमने ये तीनों क्यों लिख रखे हैं? ये क्योंकि प्रायोरिटी वाइज होता है. मान लीजिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में आपको शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दे रखा है, तो आप हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से ही शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे. और अगर ये नहीं दे रखा है, आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, तो आप जनरल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे. और अगर आपको कुछ नहीं दे रखा है तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे. ये स्टेटमेंट है इसीलिए हम इसके आगे अकाउंट नहीं लिखते हैं. तो उसके आगे कभी आप लोग अकाउंट मत लिखिएगा, हमेशा पूरा लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ठीक है. और मान लीजिए ये दोनों दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे? तो हमेशा सबसे पहले चेक किया जाता है अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले उसी से राइट ऑफ करेंगे. मान लीजिए शेयर इशू एक्सपेंस थे हमारे टोटल 10,000 के, 10,000 के शेयर इशू एक्सपेंस थे. ठीक है. अब हमें राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ हम कैसे करेंगे? पहले 10,000 के शेयर इशू एक्सपेंस थे तो हम 10,000 यहाँ लिखे दे रहे हैं 10,000. ठीक है. अब हमें क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दे रखा था 8,000 का एसपीआर. इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसपीआर बोलेंगे. सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एसपीआर बोलेंगे, जो मैंने आपको बताया था जिसमें प्रीमियम का अमाउंट आता है ये वही अकाउंट होता है, तो हम इसको एसपीआर बोलते हैं. ये एसपीआर हमें 8,000 दे रखा था. जनरल रिजर्व हम लोगों को 1,000 का दे रखा था, जीआर जिसे हम जीआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1,000 का दे रखा था. अब हमें टोटल ही कितना हो रहा था? 9,000 का. तो 8,000 इससे हमारे जा रहे थे, 8,000 हमने इससे काट दिए, 1,000 हमने इससे ले लिए जनरल रिजर्व से. अब जो बाकी के बचे 1,000 थे वो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से कर लेंगे. और मान लीजिए ये 8,000 नहीं दे रखा होता, ये 8,000 नहीं दे रखा होता, सिर्फ 1,000 इसका जनरल रिजर्व का दे रखा होता, तो हम जनरल रिजर्व से ही सीधे वो जनरल रिजर्व से 1,000 लेते और फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से जो बाकी का 9,000 था वो 9,000 लिख देते हम यहाँ पे. ठीक है. ये हो गई ऐसे. अब मान लीजिए हमें
जनरल रिजर्व नहीं दे रखा है, हमें वो दे रखा है, जनरल रिजर्व नहीं दे रखा है साथ में, और हमें वो भी ये दे रखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 8000 दे रखा है, 8000 हमने इससे ले लिए। फिर जो बाकी के स्टेटमेंट ऑफ P&L से हमने ले लिए, रिटर्न राइट ऑफ कर दिए, मतलब हम राइट ऑफ 10,000 ही करेंगे, लेकिन पहले प्रायोरिटी हम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, फिर जनरल रिजर्व को, फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L को। अगर हमारा सारा इसी से, अगर मान लीजिए 10,000 का ही होता तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L नहीं लेते, ये 10,000 होता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L को हम नहीं लेते, ना ही एंट्री में इनको शो करते। जिससे हम राइट ऑफ करेंगे, मान लीजिए अगर बैलेंस पूरा हो रहा है राइट ऑफ करने के लिए तो हम इसी को लेंगे, अगर इसकी जरूरत हो रही है और अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है तो हम इसको लेंगे, और अगर ये नहीं दे रखा है तो ये लेंगे। मतलब इसको तो हम लोग लास्ट में लेंगे जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा और बैलेंस बच रहा है, राइट ऑफ अगर इससे पूरे से नहीं हो पा रहा है। ये होगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात। इसकी नरेशन क्या होगी? शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये हो गई हमारी शेयर इशू एक्सपेंसेस की एंट्री। अब हमें देखना है नेक्स्ट एंट्रीज। जब हम शेयर इशू करते हैं प्रमोटर्स को तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रमोटर्स होते कौन है? प्रमोटर्स हमारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, मतलब जो हमारे बिजनेस कंसर्न को बर्थ देते हैं वो उस कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर्स कैन बी द डायरेक्टर्स ऑल्सो। चलिए, ये तो प्रमोटर्स की बात हो गई, लेकिन आप प्रमोटर्स 11 में पढ़ चुके होंगे तो इसलिए प्रमोटर्स के बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं पसंद करूँगा। अब आगे देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसकी एंट्रीज कैसे होती है। सबसे पहले होता है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट दोनों सेम ही चीज़ होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। चाहे तो आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट्स लिखें या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। सबसे बेटर हमें ये लगता है तो मैं यही लिखता हूँ, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। टू इक्विटी स्लैश प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, या तो इक्विटी शेयर होएगा या तो प्रेफरेंस। मैंने आपको बताया ही था कि अगर यहाँ इक्विटी होगा तो इक्विटी लिखेंगे शेयर के पहले, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिखेंगे। तो ये हमारी हो गई इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। जब हम प्रमोटर्स को देते हैं शेयर्स तो हम ये एंट्री पास करते हैं। प्रमोटर्स को हम देते क्यों हैं? अब ये भी क्वेश्चन लोगों के मन में होता होगा। जो हमारा बिजनेस कंसर्न को ग्रो कर रहा है, मतलब बर्थ दे रहा है, उसको भी तो कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, वो भी तो चाहेगा कि मुझे कुछ रिटर्न में मिले, तो इसलिए हम लोग उनको भी शेयर्स वो करते हैं, इशू। चलिए, ये हो गई इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स की एंट्री। अब देखते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अंडरराइटर्स होते कौन हैं? सबसे पहले उनकी एंट्री से पहले अंडरराइटर्स के बारे में जान लेते हैं। जब भी कंपनी अपना इशू लेके आती है पब्लिक के सामने तो वो अंडरराइटर्स उनके पास जाते हैं और ये डील होती है कंपनी और अंडरराइटर्स के बीच में। मान अगर उनका इशू पूरी तरीके से पब्लिक ने नहीं लिया, 10,000 शेयर हैं अगर किसी कंपनी ने इशू के लिए दिए हैं पब्लिक को, और अगर पब्लिक ने सिर्फ 8,000 लिए शेयर, तो जो 2,000 शेयर बचेंगे वो अंडरराइटर्स ले लेंगे। अंडरराइटर्स उनको एक टाइप की गारंटी देते हैं, अगर पब्लिक नहीं शेयर लेगी उनका पूरा तो अंडरराइटर्स उनका शेयर्स खरीद लेंगे। तो मतलब ये एक टाइप की गारंटी होती है, ये एक टाइप के इशू से पहले अंडरराइटर्स को गारंटी। तो इसमें लॉस भी बहुत होता है, रिस्क होता है इसमें। तो जो रिस्क होता है, रिस्क के बदले में अंडरराइटर्स समथिंग मांगते हैं कि हमें कुछ चाहिए रिटर्न में, कि हम रिस्क इतना बड़ा ले रहे हैं तो हमें कुछ चाहिए। तो जो रिस्क होता है वो कमीशन होता है, उसे हम कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। ये होता है अंडरराइटर्स का कमीशन। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है अब हम ये देख लेते हैं। हम अंडरराइटर को शेयर इशू क्यों करते हैं? जब भी कमीशन हमें देना होता है अंडरराइटिंग कमीशन, तो हम शेयर कैश ना देके ना चेक देके हम डायरेक्टली उनको शेयर इशू कर देते हैं अंडरराइटर्स को। चलिए, तो अब इसका ट्रीटमेंट भी देख लेते हैं क्या होता है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। जब भी कमीशन देना होगा तो हमारी ये एंट्री पास होगी। अब ये क्या, इसकी नरेशन क्या होगी?
अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू, इसकी नरेशन होगी अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। ठीक है, अब दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दूसरी एंट्री क्या होती है? अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग इक्विटी या प्रेफरेंस लिख देंगे, जो मैंने आपको बताया था। ये हमारी अंडरराइटर्स को शेयर इशू करने की एंट्री होती है। जब भी अंडरराइटर्स को कैश ना देके शेयर इशू किए जाएंगे तो हमारी ये एंट्री होगी शेयर इशू करने की। ठीक है, अब इसकी नरेशन क्या होती है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स फॉर द कमीशन ड्यू टू देम। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। चलिए देखते हैं अब इसका ट्रीटमेंट कैसे और क्या करना है हमें। इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स की बात कर लेते हैं कि इशू जब भी हम वेंडर को शेयर करेंगे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और क्यों होता है, किस लिए किया जाता है। अब हम उसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो ये जो आपकी पहली एंट्री आपको दिख रही है, सन्ड्री एक्सेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, ये कोई नहीं है, ये सिर्फ आपकी परचेज की एंट्री है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आप लोगों ने 11th में परचेज की एंट्री की होगी, कोई भी सामान आप किसी से लेते हैं तो क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट या जो भी चीज परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, मतलब जिससे आपने लिया। मान लीजिए 10,000 आपने XYZ कंपनी थी, आपने उससे फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, जब आप कभी भी किसी से सामान लेते हैं और उसके बदले आप पैसा ना देके शेयर इशू करते हैं तो हमारी ये एंट्री पास होती है। वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे इक्विटी या प्रेफरेंस, ये एंट्री आपको समझ आ गई होगी क्यों पास होती है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, मशीनरी, फर्नीचर या कुछ भी, अब हम उसकी जगह कैश ना पे करके हम शेयर इशू करते हैं तो हमारी ये एंट्री होती है। ये आपकी नॉर्मली परचेज की होगी, परचेज का आप लिख लेंगे हमने, और इसका नरेशन ये हो जाएगा शेयर इशू टू वेंडर्स। ठीक है, अब मान ये एंट्री, हाँ अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एंट्री कुछ केसेस में डिफरेंटली भी पास होती है। जब कभी डेबिट साइड इक्वल नहीं होती है लायबिलिटी इसके क्रेडिट साइड के, तो कई बार गुडविल हमारी डेबिट हो जाती है। मान लीजिए ये थी 2 लाख, ये थी 1,80,000 डेबिट 1,80,000 था और ये 2 लाख क्रेडिट था। तो जब भी हम डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना होता है, क्योंकि आप लोगों ने जनरल में पढ़ा होगा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होते हैं, तो जब भी हमें डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं होंगे, डेबिट क्रेडिट में से कुछ भी, अगर डेबिट नहीं इक्वल है तो हम गुडविल को हम पास कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और मान लीजिए अगर क्रेडिट नहीं इक्वल है तो हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये मैं क्वेश्चन करके आपको एक एग्जांपल छोटा सा लेके समझा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब देखते हैं प्रीमियम की बात। कभी कभार शेयर इशू प्रीमियम पे भी करते हैं, तो यहाँ पे बस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, जैसे नॉर्मली मैंने बताया था आपको कि सीधे से यहाँ पे लिख देंगे आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वो मैं क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगी कि वो कैसे किया जाता है, उसका उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें ऐसे ऐसे कैसे करना है, क्या करना है। क्वेश्चन ही डायरेक्टली कर लेते हैं इसका हम लोग। चलिए मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। आपने एक कंपनी थी XYZ लिमिटेड, आपने उससे शेयर्स परचेज किया, आपने उससे फर्नीचर परचेज किया 10 लाख का या 1 लाख का फर्नीचर आपने परचेज किया, फर्नीचर, और मशीनरी परचेज किया आपने 2 लाख की, 2 लाख की आपने मशीनरी परचेज की। ठीक है, तो अब इसमें हमें परचेज कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब जितने पैसे हमें वेंडर को देने हैं। तो परचेज कंसिडरेशन इसमें दे रखी थी हमारी 4 लाख, परचेज कंसिडरेशन दे रखी थी हमारी 4 लाख।
ठीक है। तो जो परचेज कंसिडरेशन हमारे 4 लाख, हमने जैसे इसकी एंट्री करना शुरू की है, तो सबसे पहले एंट्री हमारी ये होगी, साथ लिख दे रहा हूं इसमें, सबसे पहले इसकी एंट्री क्या होगी, जब फर्नीचर हमारा था, फर्नीचर 1 लाख का, मशीनरी 2 लाख की, और वेंडर को हम जो परचेज कंसिडरेशन थी, परचेज कंसिडरेशन थी आपकी 4 लाख की। तो आपकी एंट्री कैसे पास होगी? अब देखिए, क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था कि एक हम लोगों ने XYZ लिमिटेड से फर्नीचर परचेज किया 1 लाख का, 2 लाख की मशीनरी परचेज की, और जो परचेज कंसिडरेशन थी वो 4 लाख थी। तो अब इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, डील इसके साथ कैसे करेंगे, एंट्री कैसे पास होगी? देखिए, तो हमारी पहली एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो क्या हमारा डेबिट होगा? फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर कितने का था? 1 लाख का, 1 लाख लिख दिए। 2 लाख की मशीनरी थी, 2 लाख की मशीनरी लिख दी, ठीक है। अब हमें परचेज कंसिडरेशन मतलब वेंडर को कितने देने हैं? वेंडर को हमें देने हैं टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर का कौन था हमारा? XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड हमारा वेंडर था। टू XYZ लिमिटेड कितना हो गया हमारा? 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज XYZ लिमिटेड। तो 1 लाख प्लस 2 लाख इज इक्वल टू 4 लाख? नो, इट इज नॉट इक्वल टू 4 लाख। तो हमारी एंट्री बैलेंस है। एंट्री को बैलेंस करने के लिए हम लोग गुडविल का अकाउंट डेबिट कर देंगे। जब भी डेबिट साइड कम होएगी, डेबिट साइड अगर कमजोर होएगी तो हम गुडविल का अकाउंट डेबिट कर देंगे, जितने भी पैसे से कम होएगी। 1 लाख से कम है तो हम 1 लाख को यहाँ लिख देंगे। मान लीजिए 2 से होती तो 2 लिख देते, 3 से होती तो 3 लिख देते, जितने से होगी। और मान लीजिए इसी का उल्टा होता है, ये कमजोर ना होती, ये कमजोर ना होती, यहीं पे इसकी वैल्यू होती 5 लाख मशीनरी की, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो ये 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख हुआ, और ये तो 4 ही लाख है। तो हम यहाँ पे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कर देंगे क्रेडिट में। समझ में आया होगा आपको कि हम लोग कैसे, अगर डेबिट कमजोर है तो गुडविल को हम डेबिट कर देंगे, अगर क्रेडिट कमजोर है तो कैपिटल रिजर्व को कर देंगे। जितने से कमजोर है, 1 लाख से कमजोर है, हम 1 लाख से करेंगे, इससे ऊपर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बस इसके वेंडर्स की एंट्री का यही होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता है। अब मान लीजिए कई बार आपको शेयर्स प्रीमियम पे होते हैं, तो जो इसकी एंट्री होती है दूसरी वो प्रीमियम पे हो जाएगी। अब उसमें हमें देखना है शेयर्स अगर नहीं दे रखे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने, हमें ये दिन निकालना पड़ता है। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ, उसके लिए फॉर्मूला लिखिए, जो है अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स, मतलब जितना पैसा हमें वेंडर को देना है, 4 लाख देना है, 4 लाख अमाउंट ड्यू टू वेंडर्स डिवाइडेड बाय पार वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम वैल्यू। पार वैल्यू क्या होती है? जो ओरिजिनल वैल्यू होती है। मान लीजिए कोई शेयर था हमारा 10 रुपए का और वो प्रीमियम पे इशू हुआ 12 रुपए पे, तो जो 10 रुपए है वो हमारी पार वैल्यू होगी, जो 2 रुपए है वो हमारी प्रीमियम की होगी, और जो टोटल शेयर का प्राइस होगा वो हम 12 रुपए लेंगे विद प्रीमियम, ठीक है। तो जो हमारी पार वैल्यू होगी प्लस प्रीमियम वैल्यू होगी वो अमाउंट ड्यू से डिवाइड होगी। अमाउंट ड्यू टू वेंडर डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। तो इससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए का क्यों बता रहा हूँ ये मैं आगे समझाऊंगा जब मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अभी के लिए तो इतना ही इसमें काफी है। मैं आगे अब डायरेक्टली अब कॉल सिनेरियो अब शुरू करने जा रहा हूँ। तो कॉल सिनेरियोस होता क्या है? वैसे कॉल सिनेरियोस
मान लीजिए किसी इंस्टॉलमेंट पे आपको किसी से पैसा नहीं मिला, आपने 2000 शेयर मार्केट में इशू कर रखे थे, उनमें से 200 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला, तो वो जो 200 शेयर्स होंगे जिन पे पैसा नहीं मिला जिस भी इंस्टॉलमेंट पे, वो हमारा कॉल्स एंड एरियर्स के अंडर आ जाएगी। मान लीजिए वो जो 200 शेयर्स थे किसी पर्सन ए के पास थे, उन्होंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, तो फर्स्ट कॉल पे जब नहीं दिया तो नॉर्मल एंट्री हमारी क्या होती है फर्स्ट कॉल की, सबसे पहले जो हमारी ड्यू एंट्री होती है, फिर रिसीविंग एंट्री होती है। तो हमारी ड्यू एंट्री सबसे पहले क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी ड्यू एंट्री। फिर जो रिसीविंग एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये जो हमारी एंट्री होती है, जो रिसीविंग एंट्री होती है, इसमें हम कॉल्स एंड एरियर्स दिखाते हैं। जो 200 शेयर्स पे हमें पैसा नहीं मिला, तो जो हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अकाउंट 2000 शेयर्स थे, तो एक शेयर की 10 रुपये वैल्यू थी, तो हम उसके पहले अमाउंट कैलकुलेट करें। 2000 शेयर 10 रुपये की वैल्यू थी, तो मतलब 20,000 हमारी, और हमारी फाइनल कॉल थी 2 रुपये की, तो 2000 इंटू 2 कितना हुआ 4000। फर्स्ट कॉल हमारी 4000 की थी, 4000 आगे। अब 200 शेयर्स पे हमें 2 रुपये नहीं मिले, तो हम वो कैसे दिखाएंगे। जो 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स हमें कितना पैसा नहीं मिला, 2 रुपये नहीं मिले फर्स्ट कॉल के। तो 200 इंटू 2 इट मीन्स ये कितना हो गया हमारा अमाउंट, 200 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 400। एंड बाकी हमें शेयर्स का पैसा मिल गया, मतलब कितने शेयर्स का, 1800 शेयर्स का पैसा मिल गया। तो 1800 शेयर इंटू 2 कितना हो गया, 3600 हमें फर्स्ट कॉल पे मिल गया। तो ये हमारी कॉल्स एंड एरियर्स का ट्रीटमेंट होता है। जो हम इसकी वो एंट्री करेंगे ड्यू एंट्री के सामने ये होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ड्यू एंट्री क्या होती है, ड्यू एंट्री हमारी असल में मांग की एंट्री होती है। मांगते हैं पैसा, जो भी जिसके पास भी शेयर होता है मुझसे कहते हैं कि अब भाई हम कॉल कर रहे हैं, हमें पैसे की जरूरत है, तो अब आप हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डालिए। तो वो मांग की एंट्री होती है। मांग की एंट्री तो 4000 से होगी, लेकिन जब पैसे आएंगे हमारे बैंक अकाउंट, तो पैसे हमें क्योंकि इसने दिए नहीं, तो था आदमी उसने हमें दिए नहीं 200 शेयर पे, तो वो ऐसे दिखाते हैं 200 शेयर्स पे 400 रुपये उसने हमें नहीं दिए। अब मान लीजिए यही 400 रुपये हमें सेकेंड कॉल पे मिल जाए वापस, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, बस हम कॉल्स एंड एरियर्स एंट्री हमारी लगभग सेम रहेगी, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होएगा। जो हमारी रिसीविंग सेकेंड कॉल की एंट्री होगी उसमें हम लोग शो कर देंगे। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। तो अब ये 1 रुपये होता, इसकी सेकेंड कॉल जो है वो 1 रुपये की थी, तो टोटल शेयर्स थे हमारे 4000। हमें इसके 400 रुपये वापस मिल गए, तो 400 रुपये हमारे मरे थे, ठीक है। कॉल से नहीं है, हमें वापस मिले। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमें सारे पैसे मिल गए, मतलब जो सेकेंड कॉल का अमाउंट था, सेकेंड कॉल का अमाउंट हमें टोटल रिसीव हो गया। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे,
हमें 2000 शेयर थे और सेकेंड कॉल 1 रुपए की थी, तो 2000 ही हमें मिल गए वापस। तो 2000 हम ये लिख देंगे यहाँ पे सीधे सेकेंड कॉल के आगे, और यहाँ पे लिख देंगे 2400। बस इसमें और हम कुछ नहीं ज्यादा दिखाते। जब पैसा मिल जाता है तो उसी एंट्री में, रिसीविंग एंट्री में बस ये दिखा देते हैं और एंट्री नॉर्मली करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये हम लोग हमेशा रिसीविंग एंट्री में ही कॉल सिनेरियो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करते हैं, बाकी किसी एंट्री में जल्दी नहीं करते हैं, या इसकी सेपरेट एंट्री बना देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो, या हम लोग इसकी सेपरेट एंट्री रखते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉल सिनेरियोस का हो गया। कॉल सिनेरियोस वैसे 2 टाइप से हम लोग दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको सेकेंड तरीका बताया है जिसमें हम कॉल सिनेरियोस अकाउंट खोलते हैं। जो पहला है उनमें हम कॉल सिनेरियो अकाउंट नहीं खोलते। उनमें कई बार क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है और एंट्रीज गलत कर जाते हैं, और जितनी भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उसमें ज़्यादातर यही किया जाता है, बाकी और किस नहीं किया जाता है। फर्स्ट मेथड ज़्यादा नहीं किया। अब जैसे कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि उनकी बुक्स में कॉल सिनेरियोस ना दिखे, तो जब जो लोग प्रेफर करते हैं कि कॉल सिनेरियो ना दिखे उनको आसानी से लोन नहीं मिल पाएगा जब कॉल सिनेरियोस दिखते हैं, तो वो कई बार फर्स्ट मेथड करते हैं, उसमें कॉल सिनेरियोस नहीं दिखाते, उसमें एंट्री नॉर्मली हो जाएगी, बट जितना अमाउंट उसे मिला है उसी अमाउंट से हो जाएगी एंट्री। 3600 मिला था तो 3600 से 400 से कुछ मतलब नहीं, जैसे हमें मिल जाता तो हम लिख देते इसी में 2 कॉल सिनेरियो नहीं लिखते, तो हम लिखते 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अगर हम जो पहला मेथड लेते तो पहला मेथड आप मत देखिए, आप इसी पे ही कंसंट्रेट कीजिए। सो सेकेंड है, इसमें सिंपली पहले में अगर नहीं मिलता है तो 2 कॉल सिनेरियो डेबिट हो जाएगा, और जैसे ही मिलेगा जिस भी एंट्री में मिलेगा हम तुरंत ही कॉल सिनेरियो अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, वो भी रिसीविंग में ही करेंगे, हम ड्यू में कभी नहीं करेंगे। चलिए, ये हो गई आपकी उसकी बात कॉल सिनेरियो से रिलेटेड। मैं आपको एक क्वेश्चन तो करवाऊंगा ही आगे। So, thanks for watching my video. Part 3 will be coming so soon. Please like, comment and share my video, and please subscribe Commerce Wallow Ki Zone, and don't forget to press the bell icon for daily updates. Sure as Roal signing off. Thank you.